आज की मूवी एक साई-फाई मूवी है जो कि टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है। मूवी में 4 स्टोरीज है। मूवी में पहली स्टोरी की शुरुआत होती है जेवॉन नाम के एक लड़के से जो कि थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है। वो अपनी मॉम के साथ रहता है। जेवॉन के डैड सोल्जर थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ दिखाया जाता है कि जेवॉन बैठा है और उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है कि उसे स्कूल में न्यू फ्रेंड्स बनाने चाहिए ताकि उसका मन स्कूल में लग सके। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेवॉन क्लास अटेंड कर रहा है और वो एक लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की भी उसे स्माइल पास करती है। अब जब क्लास खत्म होती है तो रोमन नाम का एक लड़का उसके पास आता है और वो उसे बुली करने लगता है और जोर से धक्का देके नीचे गिरा देता है। इससे जेवॉन काफी हरास्ड फील करता है और वो घर जाकर अपने को स्टोर रूम में बंद करके अपने डैड की फोटो देखने लगता है। फिर वहीं उसको एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक बॉल होता है। वो उस बॉल को लेकर रूम में चला जाता है कि तभी अचानक जेवॉन को उसकी मॉम की आवाज आती है। वो घर वापस आ गई थी और जेवॉन से बात करने लगती है। जेवॉन अपनी मॉम की आवाज सुन के थोड़ा डर जाता है और जल्दी में उस बॉल के बटन को प्रेस कर देता है। उसके बाद वो 5 मिनट पहले के टाइम में पहुंच जाता है जहां उसकी मॉम ने उसे आवाज दी थी। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है और वो 2-3 बार फिर से बॉल का बटन प्रेस करता है जिसकी वजह से वही सेम बातें बार बार होती है जो 5 मिनट पहले हो चुकी थी। जेवॉन अब समझ चुका था कि ये बॉल नॉर्मल बॉल नहीं है बल्कि एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन है। अब हम देखते हैं कि जेवॉन स्कूल में है। उसके पास वही लड़की आती है जिसने स्कूल में उसे स्माइल पास की थी। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ रोमन आता है और वो जेवॉन की कैप पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है। ये देखकर जेवॉन अपनी वही बॉल निकालता है और टाइम को रिवर्स करके 5 मिनट पहले के टाइम में पहुंच जाता है। अब उसे आइडिया था कि रोमन क्या करने वाला है। जैसे ही रोमन फिर से उसकी कैप पर कोल्ड ड्रिंक गिराने के लिए आता है, जेवॉन नीचे पानी गिरा देता है जिस पर फिसलकर रोमन गिर जाता है और सब बच्चे रोमन पर हंसने लगते हैं जिससे गुस्सा होकर वो जेवॉन को पंच करता है और जेवॉन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। ये सब एक टीचर देख लेती है और रोमन को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाती है। इसके बाद जेवॉन की न्यू फ्रेंड उससे मिलने आती है और उसे साथ में होमवर्क करने के लिए कहती है। जेवॉन इसकी बात मान लेता है और स्कूल से निकलने लगता है। तभी वो देखता है कि रोमन अपने डैड के साथ कार में बैठा है और उसके डैड उसे बहुत डांट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। जाते जाते रोमन और उसके डैड जेवॉन को घूरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जेवॉन की मॉम भी उसे लेने पहुँचती है। जेवॉन कार में बैठा होता है और उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। जेवॉन बोलता है कि खाना खाते टाइम उसने अपने ही लिप्स चबा लिए थे। इस पर उसकी मॉम हंसते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो। फिर जेवॉन अपनी मॉम को बताता है कि उसने एक न्यू फ्रेंड बनाई है और वो आज शाम को घर आ रही है। ये सुनकर जेवॉन की मॉम बहुत खुश हो जाती है कि चलो फाइनली अब जेवॉन की एक फ्रेंड तो है। अब जेवॉन घर पर अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है और जेवॉन को लगता है कि उसकी फ्रेंड आई है, पर जब वो डोर ओपन करता है तो उसे जोर से एक पंच पड़ता है। तो जेवॉन देखता है कि बाहर उसकी फ्रेंड नहीं बल्कि वहाँ रोमन और उसके डैड होते हैं। तभी जेवॉन की मॉम वहाँ आती है और देखती है कि रोमन के डैड के हाथ में एक गन है। वो उन्हें वहाँ से जाने को कहती है और जेवॉन को पुलिस को कॉल करने को कहती है। लेकिन उसी टाइम रोमन के डैड जेवॉन पर गोली चला देते हैं, पर जेवॉन की मॉम जेवॉन को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। उसकी मॉम को गोली लग जाती है। इसके बाद रोमन के डैड जेवॉन को मारने लगते हैं, पर रोमन उन्हें रोक लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही जेवॉन को होश आता है वो अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी माँ की हालत काफी खराब थी। वो जल्दी से इमरजेंसी सर्विस को कॉल लगाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास टाइम ट्रेवल बॉल है और वो उसे उठाकर टाइम रिवर्स करने की कोशिश करने लगता है ताकि वो अपनी मॉम को बचा सके। मगर वो बॉल उसे बार बार उसी टाइम में पहुंचा रही थी जब उसकी मॉम को गोली लगी थी। यहाँ जेवॉन समझ चुका था कि वो अपनी मॉम को नहीं बचा सकता। जेवॉन दुखी हो जाता है और तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पहुँचती है जो जेवॉन और जेवॉन की मॉम की हालत देखती है और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। अब कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि एक आदमी उसी टाइम ट्रेवल बॉल को हाथ में लेकर जेवॉन के घर के दरवाजे पर खड़ा है और बहुत दुखी है। ये शायद जेवॉन ही था जो फ्यूचर से यहाँ पहुँचा था, जो कि अपनी मॉम की डेथ को टालना चाहता था और वहाँ से इस टाइम में इसलिए पहुँचा था ताकि वो सब ठीक कर सके। पर वो ये करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि वो फिर से उसी टाइम में पहुँचता है जब उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। और इसी के साथ हमारी पहली स्टोरी खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर, जहाँ एक लड़की टाइम ट्रेवल मशीन बना रही थी। इस टाइम ट्रेवल मशीन पर काम करते हुए उसे काफी साल हो गए थे। अचानक कोई उसके लैब में येलो क्लॉक में आता है और ये देखकर एना डर जाती है। तभी वो स्ट्रेंजर एना को कहती है कि टाइम मशीन के फॉर्मूले को कंप्लीट करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। एना उस स्ट्रेंजर से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कर रही हूँ। वो स्ट्रेंजर उससे बोलती है कि वो सब जानती है कि वो पिछले 7 सालों से इस लैब के बाहर नहीं निकली ताकि वो टाइम मशीन बना सके, क्योंकि ये उसके बचपन का ड्रीम है कि वो टाइम ट्रैवलिंग कर सके। तभी एना बोलती है कि तुम इतना कुछ मेरे बारे में कैसे जानती हो। वो स्ट्रेंजर अपना क्लॉक उतार देती है और ये देखकर एना शॉक्ड हो जाती है। वो स्ट्रेंजर एना से कहती है कि मैं एना हूँ जो फ्यूचर से आई है। वो स्ट्रेंजर उससे
बताती है कि वो फ्यूचर में टाइम मशीन बनाने में सक्सेसफुल होगी। एना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका सपना सच होने वाला था। एना उस क्लॉक को देखती है जिसमें एडवांस टाइम ट्रैवल मशीन थी। स्ट्रेंजर एना को बताती है कि मैं इस टाइम मशीन की वजह से टाइम लूप में फंस चुकी हूँ और कुछ टाइम बाद ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। स्ट्रेंजर एना से कहती है कि ये क्लॉक भी उसे फ्यूचर एना से मिला है और वो बोलती है कि टाइम ट्रैवल में एक ही इंसान जिंदा रह सकता है, पर यहाँ तो हम दो हैं। और उसी टाइम वो स्ट्रेंजर गन निकालती है और एना को शूट करने लगती है, बट गन से शूट नहीं होता। तभी एना स्ट्रेंजर के हाथ से गन छीन लेती है और शूट करने लगती है और इस बार गोली चल जाती है और स्ट्रेंजर एना को लगती है। स्ट्रेंजर एना से कहती है कि मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। एना स्ट्रेंजर से कहती है कि हम इस गलती का कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। स्ट्रेंजर एना को बताती है कि मेरी टाइमलाइन में भी मेरे साथ ये सब हुआ था, इसलिए मैं पास्ट को चेंज करने आई थी, पर टाइम को कोई चेंज नहीं कर सकता। एना कहती है कि नहीं, हमने सपना देखा था कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए मैं पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करूंगी। वो उस क्लॉक को उठाने लगती है पर स्ट्रेंजर उससे कहती है कि तुम टाइम को कभी चेंज नहीं कर पाओगी। स्ट्रेंजर खुद को शूट कर लेती है। अब एना उस क्लॉक को लेकर टाइम ट्रैवलिंग करके सब ठीक करने निकल पड़ती है और इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। अब हम थर्ड स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ एक बूढ़ी औरत एक घर में होती है और किसी से डरते हुए भागने की कोशिश करती है। वो खिड़की से कपड़े बाहर लटका कर उसे नीचे उतरने की कोशिश करने लगती है, पर कोई उन कपड़ों की रस्सी और उस औरत को घर के अंदर खींच लेता है और खिड़की बंद हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जिसका नाम एना है, जो कि एक पुराने से अपार्टमेंट में दो लोगों के साथ खड़ी होती है, एक मैनेजर और एक बूढ़ी औरत। एना हैरान होती है कि वो लेडी इतने सस्ते में ये घर क्यों बेच रही है। एना उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि आप इस घर को क्यों बेचना चाहती हो। वो कहती है कि मैं वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ, इसलिए इसे बेच रही हूँ। फिर एना से वो दोनों पूछते हैं कि क्या तुम ये घर लेना चाहती हो। एना हाँ कर देती है। अब वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगती है और वो दोनों बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब एना साइन करे। और जैसे ही एना साइन करती है, वो बूढ़ी औरत जल्दी से अपना सामान लेकर निकल पड़ती है और मैनेजर उसे की पकड़ाते हुए कहता है कि अगर कोई जरूरत पड़े तो वो सेकंड फ्लोर पे मिलेगा। अब एना खुश थी, उसे घर मिल गया था। वो अब घर की हालत ठीक करने लगती है, मगर वो देखती है कि जितनी बार भी वो उस घर को ठीक कर रही है, उतनी बार वो फिर से पहले जैसा हो रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब लगता है। वो बार बार उसे ठीक करने की कोशिश करती है, पर वो ठीक ही नहीं होता। जब वो एक शीशे को साफ कर रही होती है तो वो देखती है कि वो तेजी से बूढ़ी हो रही है। अब यहाँ उसे समझ आता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। वो मैनेजर के पास जाती है और कहती है कि उसे उस घर में नहीं रहना। तभी मैनेजर कहता है कि रूल्स के हिसाब से जब तक कोई और इस घर को ना खरीद ले, आप इस घर को नहीं छोड़ सकते। मैनेजर एना को डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और कहता है कि देखो, तुमने ही तो साइन किए हैं। अब एना डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि उसको बहुत रिंकल्स आ रहे हैं, उसकी स्किन पे एजिंग बहुत तेजी से हो रही थी। डॉक्टर उसे कहती है कि 45 की एज में ऐसा होना नॉर्मल है। एना कहती है कि वो सिर्फ 25 साल की है और उसे साबित करने के लिए वो आईडी कार्ड निकालती है। वो कार्ड काफी पुराना हो चुका था। अब वो घर में वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो उस घर में रही तो उसके हाल और बुरे हो जाएंगे। वो एक होटल में रूम लेती है और वहाँ रात गुजारती है, मगर जब वो उठती है और अपने शीशे में देखती है तो वो और बूढ़ी हो चुकी थी। वो जल्दी से उसी मैनेजर के पास पहुँचती है और कहती है कि देखो मुझे क्या हो रहा है, जबकि मैं तो उस घर को छोड़ चुकी हूँ। तब वो मैनेजर कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब वो घर उसका है और वो उधर रहे या ना रहे, उसकी उम्र बढ़ती ही जाएगी और अगर वो उस घर से दूर रही तो और तेजी से उसकी उम्र बढ़ेगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि वो इसी घर में रहे और किसी और को ढूंढे जो इस घर को ले सके। लेकिन एना कहती है कि वो अपने इस घर को अपने किसी दुश्मन को भी नहीं देगी क्योंकि ऐसा वो किसी के साथ नहीं कर सकती। अब वो इस घर को आग लगा देगी और ये कहकर वो घर जाकर आग लगाने लगती है और मैनेजर भी उसके पीछे भागता है ताकि वो ऐसा ना करे। अभी एना केरोसिन ऑयल डाल ही रही होती है कि उसके गले में कुछ फंस जाता है और वो गिर जाती है। यहाँ हम ये देखते हैं कि ये घर अपने आप को बर्बाद होने से बचा रहा होता है और जो इसको खत्म करना चाहेगा वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। अब इधर मैनेजर एना के पास पहुँचता है और उसे बचा लेता है। मैनेजर उसे उस घर की कहानी बताता है कि यहाँ पहले कुछ बच्चे रहते थे जिनमें से एक बच्चा बहुत जीनियस था। उसी ने इस घर को एक टाइम मशीन में बदल दिया और 1 साल पर सेट कर दिया। अब कोई भी कुछ भी कर ले पर वो उसी टाइम में पहुँच जाता है और इसे ये सब करने के लिए पावर चाहिए होती है जो कि ये अपने मालिक को खत्म करके लेता है। फिर मैनेजर एना से कहता है कि अभी भी वो अपने को बचा सकती है अगर वो किसी और को ढूंढकर घर बेच दे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है एना अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास पहुँचती है मगर उसका बॉयफ्रेंड उसे पहचान नहीं पाता। एना अपने आप को एना की आंटी बताती है और उसे घर को लेने को कहती है। अब अगली सुबह एना की एज और बढ़ चुकी थी और वो देखती है कि उसके घर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और उस
घर को खरीदना चाहता है। उन्हें वो घर पसंद आता है और जैसे ही वो उस एग्रीमेंट पर साइन करने लगते हैं, एना से ये देखा नहीं जाता और वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। ये देखकर मैनेजर एना से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बाहर जी सकती थी। तब एना कहती है कि अब तो वैसे भी वो बर्बाद हो चुकी है, इस बुढ़ापे में जी के वो क्या करेगी। इस घर ने जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद की, वो नहीं चाहती कि अब वो किसी और की जिंदगी भी बर्बाद करे। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि उसे मिलकर अच्छा लगा और वो वहाँ से चला जाता है। अब एना मान चुकी थी कि सब कुछ खत्म ही होना है और कुछ दिनों में वो मर जाती है और वो घर उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यही खत्म होती है। अब हम इस मूवी की लास्ट स्टोरी पर आते हैं। इसका नाम है द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। इसका ये नाम क्यों है हमें मूवी के एंड में पता चलता है। ये स्टोरी बाकी स्टोरी से छोटी है बट इसमें एक ट्विस्ट है जो काफी इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी केनी नाम के एक आदमी से स्टार्ट होती है जिसका आज जॉब का फर्स्ट दिन था। उसको पार्किंग के टॉप फ्लोर पर पीआर सिक्योरिटी की जॉब करनी होती है क्योंकि रात को कोई भी इस फ्लोर पर शिफ्ट नहीं करना चाहता था। केनी के साथ एक सैम नाम का एम्प्लॉय भी था जो कि काफी पुराना एम्प्लॉय था। वो केनी से कहता है कि उसे सुबह 6 बजे तक शिफ्ट करनी है और जागते रहना है। जब सुबह दूसरा एम्प्लॉय आएगा तभी उसकी शिफ्ट खत्म होगी। ये सब समझकर सैम वहाँ से चला जाता है। अब केनी अपने काम में लग जाता है। वो अपने आप को रात में जगाने के लिए कॉफी पीता है और बाहर घूमता है। फिर वो अपने केबिन में आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसे फिर से नींद की झपकी आने लगती है तो वो उठ के बाहर चला जाता है। बाहर उसे एक कार दिखती है जो कि पहले तो वहाँ नहीं थी। वो उस कार के पास जाता है। केनी को उस कार में एक लड़की दिखती है जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो उसे बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर वो बंद होता है। वो केबिन में जाता है और एम्बुलेंस बुलाता है। फिर आके एक रॉड से उस कार की खिड़की तोड़ के उस लड़की को बाहर निकालता है। अब केनी देखता है कि उस लड़की की हालत काफी खराब है। वो वापस एम्बुलेंस बुलाने के लिए केबिन में जाता है और अचानक देखता है कि वो लड़की भागती हुई टॉप फ्लोर के नीचे कूद जाती है। केनी भी उसी तरफ भागता है और जब नीचे देखता है तो वहाँ उस लड़की की डेड बॉडी नहीं होती। वो हैरानी से पीछे देखता है तो वहाँ कार भी नहीं होती। वो परेशान होकर सोचने लगता है कि वो लड़की और वो कार आखिर गए कहाँ। अब वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और वहाँ आने से मना करता है। केबिन में जाकर वो सोचने लगता है कि आखिर जो अभी हुआ वो सब क्या था। यूं ही सुबह 6 बज जाते हैं और दूसरा एम्प्लॉय आ चुका था। वो केनी से पूछता है कि उसकी शिफ्ट कैसी रही क्योंकि यहाँ कोई भी वर्कर रात की शिफ्ट नहीं करता। केनी बोलता है कि उसके साथ कुछ अजीब हुआ है और उसे इस बारे में सैम से बात करनी है। तभी वो एम्प्लॉय पूछता है कि तुम सैम को कैसे जानते हो। तो केनी कहता है कि कल रात सैम ने ही उसे सब कुछ समझाया था। वो एम्प्लॉय उससे कहता है कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सैम तो 7 साल पहले मर चुका है। जिस दिन वो मरा हुआ पाया गया था उस दिन एक लड़की ने भी वहाँ अपनी कार में सुसाइड किया था। ये सब सुनकर केनी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने उन दोनों को ही रात में देखा था और अब उसकी समझ में आता है कि क्यों कोई यहाँ रात में शिफ्ट नहीं करना चाहता। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।